On Yekam January 2010, Mujtaba Textile Limited acquired a machine on lease from a bank. तो मुश्तबा लिमिटेड फिर बन जाएगा लेसी और बैंक बन जाएगा लेसर. डिटेल्स ऑफ द लीज आर एज फॉलोज. द फेयर वैल्यू ऑफ मशीन इज 75 मिलियन. इस सफ़े पे लिख लें दोबारा इस बात को एम्फेसिस के लिए. लेसी विल इग्नोर फेयर वैल्यू, रादर लेसी विल इग्नोर फेयर वैल्यू, rather he will calculate present value of lease payments. जी भाई फोर्थ रो में आ जाए आगे. ओके ये 75 मिलियन का एसेट किसने खरीदा होगा? नहीं, मुश्तबा ने 75 मिलियन का एसेट नहीं खरीदा. एक बार याद रखिएगा, कल वाली एक मैंने डायग्राम बनाई थी, टोयोटा कोरोला, बैंक और रॉयल फैन. तो एक बार याद रखिएगा, ये जो पैसे हैं मुश्तबा टेक्सटाइल लिमिटेड ने नहीं पे किए 75 मिलियन, ये बैंक ने पे किए होंगे उस बंदे को जो मशीनें बनाता होगा. तो बैंक ने मशीन मैन्युफैक्चरर को 75 मिलियन पे किए होंगे. रिवाइज किया करें जाके सारा. ऑन यकम ये 75 मिलियन मुश्तबा यानी लेसी ने बैंक लेसर को पे किए हैं या बैंक ने मशीन के सप्लायर को पे किए होंगे? Okay, the details of the lease are as follows. The fair value machine is 75 million. The lease term is 4 years. Installment of 20 million is to be paid annually at the end of year in arrears on 31 दिसंबर. रियर और एडवांस में फ़र्क है, वेट करें. एरियर ये है कि बिजली का बिल है वो एरियर में आता है, बिजली पहले इस्तेमाल करते हैं, बिल बाद में आता है. लेकिन जो मोबाइल के अंदर प्रीपेड कार्ड है वो कार्ड पहले डलता है, पैसे पहले देते हैं और सर्विस बाद में यूज़ करते हैं, उसको एडवांस कहते हैं. और बिजली का बिल एरियर में पे होता है. तो इस सवाल के अंदर ये किराया भी एरियर में पे हो रहा है. द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 10%. MTL depreciate the machine on straight line method to a nil residual value required. Prepare the journal entries in the books of MTL. लेसी की बुक्स में journal entries करनी है. Also prepare balance sheet and profit and loss extracts for the year ended 31 दिसंबर 2010 एंड 11. ओके, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं. यहाँ से शुरू करो बांटना जी. वर्किंग वन, मे बी यू कॉल इट एज लीज पेमेंट्स. जो हज़रात कल नहीं आए थे वो भी बात को समझ लेंगे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है. लीज पेमेंट्स जी, पॉइंट 3 पढ़ के जो हजरात कल नहीं आए थे वो भी बेशक बता दें कि 20 मिलियन का किराया कितने साल तक पे करना है. पॉइंट 2 और 3 पढ़ के बता दें कितने साल तक? 4 साल तक. तो टोटल लीज की पेमेंट्स कितनी है? 4. रुपीज 20 मिलियन इंटू 4 इज इक्वल टू रुपीज 80 मिलियन. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज के व्हाट इज द, भाई इधर ये जगह बनाओ एंड तक. भाई आप भी इधर हिम्मत करके जगह बना दो. बैग वो वाला आगे रख दो. और हो जाओ, आगे आओ. वाइट शर्ट आगे आए. आप भी वाइट. वो बैग उठा लो ना, बीच में हुक लगी हुई है, ये आगे रखवा दो. ओके, इट इज लीज पेमेंट्स. नाउ वी विल कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स. जी 20 मिलियन हर साल के एंड पे मिलना है. तो 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2013, इस तरह 4 साल पूरे होंगे. अब 20 को हमने डिस्काउंट करना है. 20 इंटू 1 - 1 + i
raised to power minus n divided by I. 20 into 1 minus 1.1 raised to power minus divided by 0.1 is equal to 63.40. Now we will start preparing amortization schedule. This present value of lease payments is also called as principal. Vice principal नहीं, is also called as principal. Okay. Interest अगर आप पूछें तो वो है 80 minus 63.40 is equal to 60. Okay. Let's start preparing amortization schedule. यकम जनवरी 2010 बैलेंस इससे आपने स्टार्ट किया करना है 63.40. जी देखें ये कल कहाँ लिखा है आपने, लेसी विल स्टार्ट अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स. इस बात को स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट बात है. आने वाले दिनों में कुछ चीजें बढ़ेंगी तो ये बात उस वक्त जो है वो याद आएगी आपको. लेसी विल स्टार्ट अमोर्टाइजेशन शेड्यूल from present value of lease payments. Okay. 31 दिसंबर 2010 को पहला किराया पे होगा, 31 दिसंबर 2011 को दूसरा किराया पे होगा, 31 दिसंबर 2012 को तीसरा किराया पे होगा और 31 दिसंबर 2013 को चौथा किराया पे होगा. ये जो किराया पे होगा इसके अंदर प्रिंसिपल भी होगा और इसमें इंटरेस्ट भी होगा. ओके. 63.40 पे अगर आप 10% लगाएं इट विल कम टू 6.34. 10% साल का रेट है. साल का रेट इसलिए लगाया है कि इन दोनों डेट्स के दरमियान साल का फर्क है. हमने एक साल तक पेमेंट को लटकाए रखा. किसका बैग बैठना आए. हमने एक साल तक पेमेंट को लटकाए रखा. तो जब एक साल तक पेमेंट को लटकाए रखा तो उसने कहा अगर आज पैसे देते हो मशीन के तो 63.4 दे दो. तो 63.4 को एक साल तक जब हमने पेंडिंग पे रखा तो उस पर 10% हमें इंटरेस्ट देना पड़ा 6.34. अब 6.34 इंटरेस्ट था लेकिन हम पे करा है 20. तो इसका मतलब है बाकी प्रिंसिपल की मद में पे किया. वी हैव पेड द रिमेनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल 13.66. प्रिंसिपल टोटल था 63.40. इसमें से 13.66 का प्रिंसिपल पे कर दिया, बकाया प्रिंसिपल 47. ओके. अब 49.74. मुझे ये बताएं बैलेंस शीट के अंदर प्रिंसिपल की मद में लायबिलिटी 2010 के एंड पे कितनी नजर आएगी? बैलेंस शीट के अंदर प्रिंसिपल की मद में 2010 के एंड पे लायबिलिटी कितनी नजर आएगी? 49.74. क्योंकि प्रिंसिपल 31/12/10 की रात को पे हो गया है. क्योंकि प्रिंसिपल 31/12/10 की रात को पे हो गया है. अगर ये सवाल एडवांस का होता और ये पेमेंट अगले साल होती फिर और बात थी. क्या 31/12/10 की रात को शाम 5 बजे हमने प्रिंसिपल की मद में कोई पेमेंट कर दी? तो 31/12/10 की रात को हम कितना लायबल फील कर रहे होंगे अपने आप को इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल? मोबाइल वाले भाई कितना लायबल फील कर रहे थे जब एसेट आया था? 63.4. अब कितना लायबल फील कर रहे होंगे? 49.74. ओके. 2010 के प्रॉफिट एंड लॉस में 2010 के प्रॉफिट एंड लॉस में कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा?
ओके 2010 की बैलेंस शीट में कितना लायबिलिटी जाएगी? 49.74। और आखिरी सवाल, 2010 के बैलेंस शीट में कितना इंटरेस्ट पेएबल जाएगा? कितना इंटरेस्ट पेएबल जाएगा बैलेंस शीट में? 6.34 इंटरेस्ट पेएबल जाएगा। वो लोग हाथ खड़ा करें पहले। 0 जाएगा वो हाथ खड़ा करें। भाई ये तो पे हो गया है ना, तो जब पे हो गया तो फिर बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। हाँ क्या चीज? नहीं, वो तो लीज एग्रीमेंट है, वो तो फिर एक्चुअल पेमेंट का शेड्यूल आपको नहीं दे रहा, तो लीज एग्रीमेंट फॉलो हो रहा है। एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है ना, इंस्टॉलमेंट ऑफ 20 इज टू बी पेड एनुअली इन एरियर। तो ये इंटरेस्ट, फिर तो ये इंस्टॉलमेंट भी आप कह सकते हो, ये डेट क्यों डाली है? ओके अच्छा जी, तो कितनी इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई? 6.34। अब तीन चीजें दोबारा बता दें। 2010 की बैलेंस शीट में कितना प्रिंसिपल पेएबल जाएगा? 49.74। 2010 की बैलेंस शीट में कितना इंटरेस्ट पेएबल जाएगा? 0 पेएबल है ही नहीं, पे हो गया। और 2010 के प्रॉफिट एंड लॉस में कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा? 6.34। प्रॉफिट एंड लॉस में एसेट की डेप्रिसिएशन भी जाएगी, उस पर बाद में बात करेंगे। ओके लेकिन ये 49.74 डायरेक्ट नहीं जाएगा बैलेंस शीट में। 49.74 बैलेंस शीट में डायरेक्ट नहीं जाएगा। क्यों? इसको अलग करना पड़ेगा। इस 49.74 में से जितना 2011 में पे कर देंगे उसका नाम रखेंगे, और जो 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का इकट्ठा होगा उसका नाम रखेंगे नॉन करंट पोर्शन। तो इस लायबिलिटी को बैलेंस शीट में फुल पे शो करेंगे या करंट नॉन करंट में स्प्लिट करके शो करेंगे? करंट नॉन करंट में स्प्लिट करके शो करेंगे। आखिरी दफा पूछ रहा हूं, दोबारा बता दें, प्रिंसिपल बैलेंस शीट में कितना जाएगा? इंटरेस्ट पेएबल 0 जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस 6 पॉइंट, और एक और चीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी डेप्रिसिएशन, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके 49.74 उसने मांगा, हमने फिर साल इंतजार करवाया। 49.74 उसने मांगा, हमने फिर साल इंतजार करवाया जी। कितना बन गया? 4.974। लेकिन मैंने कहा था कि हम सवाल को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फिलहाल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स पे, तो 4 अगर उड़ा भी दें तो 7, 8 नहीं होता। 4 तो एक छोटी सी फिगर है, 4 को उड़ा दिया तो ये 4.97 ही रहा। ओके प्रिंसिपल की मद में कितना पे किया? 15.03। ओके व्हाट इज प्रिंसिपल? 0.71। ओके नाउ द क्वेश्चन इज स्टिल देयर। 2011 की बैलेंस शीट में हम अपने आप को कितने लायबल फील कर रहे होंगे प्रिंसिपल की मद में? लायबिलिटी ओरिजिनली क्रिएट कितने से हुई थी? उसमें से पहले साल लायबिलिटी की मद में प्रिंसिपल कितना पे हुआ, और अगले साल प्रिंसिपल कितना पे हुआ? तो दूसरे साल के एंड पे बैलेंस शीट जब हम बना रहे होंगे तो बैलेंस शीट में अपने आप को भी कितने का लायबल शो कर रहे होंगे? 34.71। और 2011 के प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना जाएगा, और 2011 की बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेएबल कितना जाएगा? 0 जाएगा। ओके 3.471। अगर 1 को उड़ा भी दें तो 7 कहता है उड़। ओके 16.53, 18.18। ओके 18.18 के ऊपर जब आप परसेंटेज लगाएंगे तो डेट विल कम टू 1.818। अब जब आप 8 को उड़ाएंगे तो 1 जो है वो 2 हो जाएगा, यानी 8 अपना वजन रखेगा और 1 को जाते हुए हिला के जाएगा। इधर 1 था, 1 गया तो 7 ने कहा जा। तो 8 बड़ी फिगर है, 5 से ऊपर की है या 5 या 5 से ऊपर की है, इसलिए इसको क्या कर देंगे 2। अब 20 माइनस 1.82, ओके ओ
तो लेट्स सी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से बनाना शुरू करेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ओके, नाउ जनरल एंट्रीज करना शुरू करते हैं। इकतीस दिसंबर 2010 के साल की ऊपर हेडिंग दें बुक्स ऑफ लेसी स्लैश मुश्तबा लिमिटेड, मुश्तबा टेक्सटाइल लिमिटेड। बुक्स ऑफ लेसी ओके जी। जिस दिन एसेट आए उस दिन हम अपने आप को कितने के लिए लायबल फील करें? 63.40। जिस दिन एसेट आए उस दिन हम अपने आप को कितने के लिए लायबल फील करें? 63.40। क्योंकि अभी एसेट आया है, मशीन की मद में अपने आप को लायबल फील कर रहे हैं। इंटरेस्ट की लायबिलिटी क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे पहले दिन ही? अपने आप को क्यों ना लायबल फील करें 5 साल के 4 साल के इंटरेस्ट के लिए पहले दिन? अगर लीज एग्रीमेंट कैंसिल हो जाए तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट। अगर लीज एग्रीमेंट शाम को कैंसिल हो जाए पहले दिन तो हमने इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मशीन वापस करनी पड़ेगी। इसलिए मशीन की मद में तो लायबल फील करेंगे ही करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट की मद में पहले दिन से क्यों नहीं अपने आप को लायबल फील करेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट की लायबिलिटी वक्त गुजरने के साथ अराइज होती है। इंटरेस्ट की लायबिलिटी वक्त गुजरने के, मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी के लिए आप लायबल फील करेंगे, जैसी गाड़ी खरीद ली उसके पैसे देने के लिए आप अपने आप को लायबल फील करेंगे, लेकिन गाड़ी के पेट्रोल के लिए अपने आप को लायबल फील नहीं करेंगे। आप लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे मैंने 10 साल पेट्रोल डलवाना है। क्यों नहीं लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे? बिकॉज यू नो के पेट्रोल डलेगा तो लायबल फील करेंगे, पेट्रोल जब तक डलेगा नहीं तब तक लायबल फील नहीं करेंगे। सिमिलरली आपने मशीन लीज पे ले ली तो मशीन के लिए तो लायबल फील करेंगे क्योंकि पूरी मशीन अपनी पूरी फिजिकल फॉर्म के साथ आपके सामने पड़ी हुई है, तो मशीन के लिए लायबल फील करें। बट इंटरेस्ट के लिए इसलिए लायबल फील ना करें कि इंटरेस्ट वक्त गुजरने के साथ ग्रो होता है। इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी बिजली के बिल की तरह है, जैसे जैसे बिजली इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे लायबल फील करते हैं। तो अगर 1 जनवरी 2010 की शाम को हम लीज कैंसिल करवाएं तो क्या देना पड़ेगा क्या नहीं देना पड़ेगा? 1 जनवरी 10 की अगर शाम को लीज कैंसिल करवाएं तो मशीन देनी पड़ेगी, इसलिए उसके लिए उसके पैसों के लिए लायबल फील करें अपने आप को। लेकिन अगर 1 जनवरी 10 की रात को आप लीज कैंसिल करवाएं तो आपको इंटरेस्ट 2010 के साल का नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ लायबिलिटी इनिशियली किसकी रिकॉर्ड करेंगे? प्रिंसिपल की। लायबिलिटी 63.4 की रिकॉर्ड करेंगे या 80 की रिकॉर्ड करेंगे? 63.4। और ये कुछ हजरात ने घर में नोट किया होगा, वैसे कोई जरूरी नहीं है, ये इसका टोटल 80 आ रहा है, ऐसे इसका टोटल वैसे जरूरी नहीं है। 16.6 80 के प्रिंसिपल को हमने स्प्लिट कर दिया है, 80 के इंस्टॉलमेंट्स को हमने स्प्लिट कर दिया है 63.4 के प्रिंसिपल में और 16.6 के इंटरेस्ट में। टोटल हमने कितना पे करना है 4 सालों में? 80। उसमें से कितना प्रिंसिपल की मद में पे करना है और कितना इंटरेस्ट की मद में पे करना है? 16.6। और इंटरेस्ट डिक्रीज क्यों करता जा रहा है? क्योंकि लायबिलिटी हमारी कम होती जा रही है, इसलिए इंटरेस्ट हर आने वाले साल के अंदर हम कम पे कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही मशीन आए तो आप ये एंट्री कर सकते हैं, अभी नोट नहीं करनी। 1 जनवरी 2010 की डेट डाल के, ये 31/12/10 को मैंने बॉक्स इसलिए लगाया है कि ये मैंने साल लिखा है, डबल बॉक्स बेशक कर देते हैं।
ये साल है, या अगर आपने ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2010। ओके, 1 जनवरी 2010, ये एंट्री हमने नहीं किया करनी, एंट्री ये है, लेकिन इन अल्फाज से नहीं किया करनी बिकॉज इससे पता नहीं चलेगा ये लीज का सवाल चल रहा है। मशीन डेबिट पेएबल क्रेडिट, एंट्री तो यही बनती है, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है। 63.40 मशीन डेबिट पेएबल क्रेडिट, इसकी जगह एंट्री होगी मशीन की जगह लीज्ड एसेट को लेने के लिए राइट ऑफ यूज, मशीन को 4 साल तक इस्तेमाल करने का हक, एसेट डेबिट, एसेट ही है ये भी, एसेट नेचर का अकाउंट है, नॉन करंट एसेट है ये, बैलेंस शीट में भी नजर आएगा। राइट ऑफ यूज ऑफ मशीन भी लिख सकते हैं आगे, राइट ऑफ यूज डेबिट, पेएबल नहीं, फिर पेएबल और आम लाइबिलिटीज में फर्क नहीं पता चलेगा, इस लाइबिलिटी का नाम होता है लीज लाइबिलिटी। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज, लाया बिल्ली, बिल्ली लेके आया, लाया बिल्ली, टी चाय पिलाई, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। तो एक्वायर्ड नरेशन, मैकीन मशीन है ना, एक्वायर्ड मशीन ऑन लीज, मशीन लीज पे ले ली, ये पहली एंट्री होगी, एसेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। 31/12/10, लीज लाइबिलिटी डेबिट, और चलें इसको उसी तरतीब से लिखते हैं 31/12/10। 20 से क्या करूं, 20 को क्या करूं, हाँ कैश जेब से गया, कैश या बैंक क्रेडिट, कितने से 20 से, और 63.4 में से कितना पे हुआ है 13.66, 63.4 में से कितना पे हुआ है, 63.4 में से ही पे हुआ है ना, यहां से देख लें 63.4 इन सबका टोटल है, बैलेंस के कॉलम को भी टोटल नहीं करना, बैलेंस का कॉलम का टोटल कुछ शो नहीं करता। ओके, वैसे ही आपको ये समझाने के लिए बात कर रहा हूं, आपके पास 10 रुपए थे, आपने कहा मेरे पास बैंक में 10 रुपए पड़े हुए हैं, फिर 5 रुपए और डाले, आप कितने हो गए 15, फिर 3 रुपए और डाले 18, पागलों की तरह ये टोटल कर रहे हो कि मेरे पास ये पैसे पड़े हैं, आर यू मैड? तो बैलेंस के कॉलम, समझ नहीं बात, 10 रुपए आपके पास पड़े थे तो बैंक में इस वक्त आपने 10 जमा करा दिए, फिर 5 रुपए और आए, अब बैंक में कितने पड़े हुए हैं 15, फिर 3 रुपए और आपके पास आए तो अब बैंक में कितने पड़े हुए हैं 18, अब आप बैलेंस के कॉलम का भी टोटल करके खुश हो रहे हैं भाई ये भी शायद मेरे पास ही पड़े हुए हैं, तो बैलेंस के कॉलम का टोटल करने की जरूरत नहीं है। ओके, कैश चला गया, लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से 13.66, 66 बोला है कोई, आवाज आई है, मैट्रिक दोबारा करें, लीज लायबिलिटी डेबिट 13.66 और इंटरेस्ट एक्सपेंस, पेबल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, पे हो गया 6.34। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या पे करने जा रहे हो जी, किराया पे करने जा रहा हूं 20 का, कितना प्रिंसिपल, उसमें से 13.66 प्रिंसिपल, उसमें कितना इंटरेस्ट 6.34 इज इंटरेस्ट। ओके, पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये इसकी नरेशन बन जाएगी, पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और 31/12/10 को हम डिप्रिशिएट करेंगे, डिप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। चलें नोट, जी भाई कैप वाले भाई वो ना जरा ऊपर कर दें, खड़े होना पड़ेगा सीट पे। देखना जरूरी नहीं सबका, व्हाइट बोर्ड पे देखें।
ओके जी, MTL depreciate the machine on सीधा लकीर तरीका टू a nil residual value। रिक्वायरमेंट के ऊपर देखें लिखा हुआ है, आप लोगों के नोट्स में भी लिखा हुआ है। अच्छा भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट? एसेट को कभी भी एसेट में इंटरेस्ट डाल के उसको रिकॉर्ड नहीं करना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट? 63.40 डिवाइडेड बाय 4 years जी 15.85। ओके, अगले साल की एंट्रीज कर लें। जी जी मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा, इसके ऊपर बात करूंगा। रूल क्या है? लाइफ गिवन नहीं है ना? गिवन है? नहीं गिवन ना, इस पे बात करूंगा मैं। जी दो 2011 ये कब? जनवरी 11। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 63.4। क्यों स्टूडेंट? अगले साल दोबारा एसेट लीज पे नहीं लिया। जब अगले साल एसेट दोबारा लीज पे नहीं लिया तो इस एंट्री करने की जरूरत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड द लायबिलिटी। कोई चीज उधार पे खरीदी जाती है तो उधार एक ही दफा रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ, बाद में उधार की पेमेंट रिकॉर्ड की जाती है, बाद में उधार की पेमेंट रिकॉर्ड की जाती है। तो अगर एक चीज उधार पे ली है तो उसको एक ही दफा रिकॉर्ड करेंगे कि ये उधार देना है बस, और मशीन आ गई बस। तो इसके बिल मुकाबिल अगले साल कोई एंट्री नहीं होगी। आप लोगों ने तो इधर नीचे नोट की होंगी, खैर है कोई मसला नहीं, क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं थी। ये 2 एंट्रीज होंगी अगले साल, लेकिन अमाउंट्स जो है वो देखनी पड़ेंगी। 31/12/11 पे खड़े होके जब हम किराया पे करेंगे तो देखने में वो किराया होगा लीगल फॉर्म,
बट हकीकत रियलिटी ये होगी, सब्सटेंस ये होगा कि हम किराया पे नहीं कर रहे होंगे, हम थोड़े से पैसे जो लीज लाइबिलिटी थी 63.4 की उसकी मद में पे कर रहे होंगे, डेट इज 15.03, और बकाया पैसे इंटरेस्ट की मद में पे कर देंगे, नहीं पे कर दिए, इस बीच में पड़े हैं 4.97, और 31/12/11 को उसी तरह ऐसे डिप्रीशिएट होगा। जी 15.85। इसी तरह 12 की एंट्रीज हो जाएंगी। कैश, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ठीक है जी। जी भाई आप आखिर में उठे, एंट्री जरा जल्दी से बोलते रहें। ये इसकी एंट्री बोलो, जब ये एसेट हमने लीज पे लिया, बाएं देखना मना है, ऊंची जरा ऊंची, बेड से अगले भाई। कोई बोल रहे हैं अब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की तरफ आ जाते हैं। नहीं दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे ना, अब ये बुक्स में तो नजर आता रहेगा ना। बैलेंस शीट में देखो ये माइनस ये पहले साल के एंड पे बुक वैल्यू, ये माइनस ये आखिरी साल की अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके अच्छा जी, नाउ वी आर सपोज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ओके मुज्तबा टेक्सटाइल लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, 2010 3 सालों का बना लेते हैं, सवाल के रिक्वायरमेंट में 2 साल का लिखा हुआ है, 2011 2012। ओके नंबर 1, लेसी एसेट को यूज कर रहा है, एसेट वैल्यू लूज कर रहा है, उसको डेप्रिशिएट किया जाएगा। एंड नंबर 2, लेसी एसेट को पैसे उधार पर पे कर रहा है, तो लेट पेमेंट, आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट की वजह से लेसी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें नजर आएंगी? नंबर 1, इंटरेस्ट एक्सपेंस स्लैश फाइनेंस कॉस्ट, FR1 पढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस स्लैश फाइनेंस कॉस्ट, फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है। ओके FR1 में खत्म हो गया है। ओके फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम है। एंड नेक्स्ट वी विल चार्ज डिप्रीसिएशन, डिप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये हमारा ओन्ड एसेट नहीं है, इसलिए आगे समझने के लिए लिख सकते हैं राइट ऑफ
यूज एसेट, ये हमारा ओन्ड एसेट नहीं है, राइट ऑफ यूज एसेट। जी बोले 10 के साल का इंटरेस्ट 10 में पे हो गया। ठीक है, कुछ लोग शर्मा रहे थे। 10 के साल का इंटरेस्ट 10 में पे हो गया। जी 6 के आखिरी दिन पे हो गया ना। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाना है। 11 के साल का इंटरेस्ट 11 में पे हो गया। ठीक है, अच्छा ये किस साल का इंटरेस्ट है, यहां से पता चलेगा। ये इधर देखें, यहां से पता चलेगा। पूरा साल 2010 की पेमेंट नहीं हुई। ये किस साल का इंटरेस्ट है, 11 इस अरसे का। अब देखें इसमें कौन सा साल इन दोनों के दरमियान फॉल कर रहा है। 11 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कौन सा वाला साल है ये 11 के साल का इंटरेस्ट है। तो एरियर का सवाल इस एतबार से बड़ा आसान हुआ करेगा कि कैलेंडर ईयर के आखिरी दिन पेमेंट हो रही होगी, तो उसी दिन जो है वो हम कह देंगे इंटरेस्ट पे हो गया। तो 10 के साल का इंटरेस्ट 10 में पे हो गया, तो बड़ा कंफर्टेबली उधर भी 2010 लिखा हुआ है, इधर से भी उठा सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट जी बोलें 6.34। 11 के साल का इंटरेस्ट 11 के आखिरी दिन, 11 के साल का इंटरेस्ट 11 के आखिरी दिन पे हो गया। जी कितना, ये बार बार जरा बात बोलनी है। 11 के साल का इंटरेस्ट 11 के आखिरी दिन पे हो गया। 12 के साल का इंटरेस्ट 12 के आखिरी दिन पे हो गया। ओके, वैसे ही मैंने अपने समझने के लिए 3 साल की बनाई है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। 12 के साल का इंटरेस्ट 12 के आखिरी दिन पे हो गया। ओके, डिप्रिसिएशन 15.85 नोट कर ले। ओके, अब बैलेंस शीट की तरफ मूव करें। MTL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। दो 2010
2011 2012। ओके, इसमें आई वुड सजेस्ट कि अगर 30 जून का सवाल हो तो विशाखा डेट भी लिख लीजिएगा, जरा आसानी हो जाती है। ओके जी, बैलेंस शीट के अंदर 2010 के एंड पे कितनी लायबिलिटी नजर आनी है? 49.74। बैलेंस शीट में कितनी लायबिलिटी नजर आनी है, ये जरा फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बैलेंस शीट के अंदर 2010 में के शुरू में लायबिलिटी क्रिएट कितने पे हुई थी? उसमें से रिवर्स कितनी हो गई और बैलेंसिंग कितनी बची? तो 2010 की रात को अगर हम अपने आप को 63.4 के लिए लायबल फील करें होंगे तो हम पागल होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी कितना पे कर दिया है। तो 2010 की रात को अपने आप को कितने के लिए लायबल फील करे होंगे? इन तीनों का जरा टोटल करके देखें, इन तीनों का 15.03, 16.53, 18.18। इन तीनों का टोटल करके देखें, 15.03, 16.53, 18.18, 49.74। तो व्हाट इज द ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ 49.74? 49.74 में से कितना 2011 में पे कर देंगे? 15.03। इसमें से कितना 12 में पे कर देंगे? इसमें से कितना 13 में पे कर देंगे? अब हम खड़े किधर हुए हैं? 2010 के एंड पे, 31/12/10 को। तो 31/12/10 पे अगर हम खड़े हैं तो 11 में कितना पे करना है और 12-13 में कितना पे करना है? इसको कौन सा पोर्शन कहेंगे? करंट। 10 के एंड पे खड़े होके जो पे करना है करंट। और इसको क्या कहेंगे? नॉन करंट। इसको क्या कहेंगे? एक साल के अंदर अंदर जो पे करना है। हम 10 में खड़े हैं अभी, आप बल्कि इसको ये भी छोड़ दें, हम कहाँ खड़े हैं? 10 के एंड पे। अगर हम 10 के एंड पे खड़े हैं तो जो 11 में पे करना है उसको क्या नाम रखेंगे? करंट। और जो इसके बाद पे करना है उसका नाम नॉन करंट। ओके, तो उसमें आपने किया ये करना है कि जो हमारा साल की पेमेंट होगी, ये हमारे साल की पेमेंट है, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दिया करनी है अपने समझने के लिए। बेशक उस पर लगाना जरूरी नहीं है, एक हवाई लाइन बेशक समझ लें। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दिया करनी है, और हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा के जो एक साल के अंदर पे करना होगा उसे कह दिया करेंगे करंट, और जो एक साल के बाद पे करना होगा उसे कह दिया करेंगे नॉन करंट। ओके, इट इज करंट एंड इट इज नॉन करंट। 14 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, जितने सारे साल है नीचे उनको इकट्ठा कर देना है। तो इसको करंट और नॉन करंट के अंदर हमने बाइफरकेट कर दिया। लेकिन ये बात अभी आपको बेशक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 2010 के लिए मैंने किया, 11 के लिए फिर मैं मिटाऊंगा, दोबारा करूंगा। तो सिर्फ फोकस कर लें इधर। तो असूल क्या है? 10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देनी है। बोलें, 2010 की बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो 10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। कुछ लोग गलती से ऊपर लाइन लगा देते हैं, ऊपर लाइन लगा देते हैं तो फिर हमारे साल की पेमेंट उसमें रिकॉर्ड नहीं होती। पेमेंट के बाद जो बचेगा उसी को पेबल कहते हैं। तो पेमेंट के नीचे लाइन लगाने से काम होगा, ना कि पेमेंट के ऊपर लाइन लगाने से काम चलेगा। तो बताएं बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना है? हमारे साल की पेमेंट के नीचे, हमारे साल की पेमेंट के नीचे जब आप लाइन लगा देंगे तो इसका मतलब है हमारे साल की पेमेंट रिकॉर्ड हो गई। तो बाकी क्या है फिर? अगर हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो फिर नीचे क्या पड़ा हुआ है? बाकी पेएबल। अब जो पेएबल में एक साल के अंदर अंदर वाला है वो, और एक साल के बाद वाला, हमारा साल कौन सा है? तो 11 वाला, और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वाला नॉन करंट। ओके, अब बता दें 2010 की बैलेंस शीट के अंदर नंबर 1 एक तो जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी, और एक जाएगी करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में लीज लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, लीज ऑब्लिगेशन भी लिख सकते हैं।
लीज लाइबिलिटी का लॉस भी लिख सकते हैं, लीज ऑब्लिगेशन का लॉस भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर लॉस लिखना है करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। ऊपर लिखना है लीज ऑब्लिगेशन और नीचे लिखना है करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। अच्छा जी, एक साल के अंदर अंदर कितना पे करना है? 15.03। अच्छा, अब कैलकुलेटर पर इन दोनों को जमा करें। 34.71। कुछ लोगों की नजर इधर जा रही होगी, ठीक है, वैसे ये भी बराबर ही आया करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट लेने के लिए बस इसी पे रहें। 16.53 प्लस 18.18 कितना बन गया? 34.7। ओके, इन दोनों का टोटल करके देखें। 49.74। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितने पे जानी थी, लेकिन उसको स्प्लिट करके किस किस में शो करना है, करंट में और नॉन करंट में। लीज ऑब्लिगेशन, करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। ओके जी, 11 की बैलेंस शीट के लिए कोई लॉस बोलें। 11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 11 की पेमेंट के नीचे इसलिए लाइन लगानी है कि जब पेमेंट पे हो जाएगी तो बाकी नीचे पेएबल बचेगा। बैलेंस शीट में पेमेंट जाती है या पेएबल जाता है? पेएबल जाता है। तो 11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे। 2010 में, हाँ, एसेट्स को मैं नॉन करंट एसेट अभी मैं शो करता हूं, पहले मैं लायबिलिटी खत्म करने लगा हूं। अभी इधर मैं लिखूंगा नॉन करंट एसेट्स, फिर उसमें राइट ऑफ यूज शो करूंगा। वो इकट्ठा ही शो करेंगे, अभी इस पे फोकस करें फिर। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स 2011 जी। 31/12/11 11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना है, 11 की पेमेंट के नीचे, जब पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे तो फिर नीचे क्या पड़ा होगा, जब पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे तो फिर नीचे क्या पड़ा होगा, पेबल। तो 11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाते हैं, लाइन लगा। ओके, अच्छा, 11 की बैलेंस शीट जब बना रहे होंगे तो एक साल के अंदर अंदर वाला क्या होगा, 12 के साल। 11 की बैलेंस शीट जब बना रहे होंगे तो 12 का साल क्या होगा, करंट, और 13, 14, 15, 16, 17 नॉन करंट। तो 11 की बैलेंस शीट जब बना रहे होंगे तो 12 वाला किस में चला जाएगा, करंट, और 13, 14, 15, 16 नॉन करंट में चला जाएगा।
तो बताएं, अब कुछ नहीं करना, अब सोचना कोई नहीं, अब वहां से फिगर्स उठानी है। तो 12 के अंदर जो पे करना है उसे हम क्या कहेंगे? करंट पोर्शन। और जो बाद में पे करना है नॉन करंट। ओके जी भाई, एक साल के अंदर अंदर कितना पे करना है? 16.53। और एक साल के बाद 18.18। जी 2012 की बना लें बैलेंस शीट। बुक है, बुक लेके आओ पुरानी वाली। हाँ अच्छा चलो ये सोर्स इसकी देख लो। ओके, किस साल की बैलेंस शीट बनने लगी है? 12 की। 12 की बैलेंस शीट बनने के लिए क्या करेंगे? ये बात बार बार बोलें। 12 की पेमेंट के नीचे, अब 12 की पेमेंट ढूंढते हैं, ये 12 की पेमेंट है। 12 की पेमेंट ढूंढनी है और 12 की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। बारह की पेमेंट, ये 12 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दे। जब 12 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो नीचे क्या पड़ा होगा? पेबल। तो 13 में जो पे करना है उसे क्या कहेंगे? करंट, क्योंकि 12 के साल के लिए 13 का साल क्या है? करंट, और बाकी नॉन करंट। तो इसमें सिर्फ करंट ही मारने इस साल में 18.18। ओ नो नॉन करंट। अब शो कर दें नॉन करंट एसेट्स। ये जरा खुद कोशिश करें, लाइब्रेरी में पड़ी होगी, पुरानी लाइब्रेरी में पड़ी होगी, किसी से कहें अरेंज करें।
जी भाई लिख लें, बैलेंस शीट बनाते हुए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। सुनहरी हरूफ में लिख लें ये बात। बल्कि इसको एक और बात भी आने वाले दिनों में करनी है, उसको साथ ही मिला के लिख लें। बैलेंस शीट और लीज का नोट बनाने के लिए, बैलेंस शीट और लीज मादरी जबान बोलते हैं तो लिखते हुए शर्मा ना करें। बैलेंस शीट और लीज का नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के थल्ले नीचे मादरत लाइन लगाएंगे। बैलेंस शीट और लीज का नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे। ओके, नाउ नॉन करंट एसेट्स भी तो नजर आएंगे। नॉन करंट एसेट्स का नाम होगा राइट ऑफ यूज। राइट ऑफ यूज, ओके जी भाई। एसेट की कॉस्ट क्या है? 63.40। और अकाम रिडक्शन, तो कॉस्ट में से अकाम रिडक्शन माइनस करें। 63.4 माइनस 15.85, यानी सबसे पहले मैं 2010 की बात आपसे करता हूँ। 2010 वैसे ही जरा समझने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। व्हाट इज कॉस्ट माइनस 15.85। ओके, 2011 की अगर बनानी हो 63 पॉइंट माइनस 15.85 माइनस 15 पॉइंट या 15.85 इंटू 2, स्ट्रेट लाइन मेथड है जो भी आया जवाब। अच्छा जी, 2012 63.4 माइनस 15.85 माइनस 15 माइनस 15.85। तो ये मेरे ख्याल से नोट करने की शायद जरूरत ना हो, समझ आ गया हो आपको। कॉस्ट माइनस 1 साल का डिविजन, कॉस्ट माइनस 2 साल का डिविजन, कॉस्ट माइनस 3 साल का डिविजन जी। 0.7 तो 3 चीजें आई हैं बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट एसेट्स।
तो ये क्या हुआ, ये क्या गलती से तो वाली किताब में भी तो नहीं चलेगी। चलेगी होगी। अच्छा अभी ऐसा करो कि ऊपर क्वेश्चन डालो, नीचे सोल्यूशन डालो और होमवर्क के लिए ये ले आओ। नोट उड़ जाएगा, ऊपर क्वेश्चन 2 सफ़ों पे आ जाएगा। हाँ 2 पे आ जाएगा। ऊपर लिख देना लेक्चर 1 और 2 होमवर्क हेडर में। हाँ अब 2 भी आज हो ही गया ना। 1 और 2 ब्रैकेट में होमवर्क इसी तरह डब्बा बना के क्वेश्चन डाल दो, नीचे सोल्यूशन डाल दो। ओके अब याद कर लें ज़बानी और इसको बार बार रिवाइज करना है। आने वाले दिनों में चीज़ें थोड़ी बढ़ेंगी तो अभी से अगर याद रहेंगी तो अच्छा होगा। लेसी 3 किस्म के होते हैं, आने वाले दिनों में हम देखेंगे, उन सब की बैलेंस शीट डिफरेंट बनती है। और लेसर 2 किस्म के होते हैं, उन सब की बैलेंस शीट, उन दोनों की बैलेंस शीट डिफरेंट होती है। तो आखिरी दिन ऐसा होगा कि लेसी 3 किस्म के होंगे, लेसर 2 किस्म के होंगे, तो 5 टाइप्स हो जाएंगी। तो उन 5 टाइप्स में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट डिफरेंट तरीके से बनता है। तो इसलिए हमें ये याद रखना ज़रूरी है आज पहले दिन से ही कि लेसी के प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में क्या होता है। तो उसे घर जाके आपने ज़बानी याद करना है। लेसी की प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? इंटरेस्ट, एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। और लेसी की बैलेंस शीट में क्या होता है? लीज ऑब्लिगेशन। हाँ, उसमें उसका करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन अलग अलग नजर आता है। और लेसी की बैलेंस शीट में क्या होता है? राइट ऑफ यूज एसेट, नॉन करंट एसेट्स में नजर आता है। लेसी की बैलेंस शीट में एक और चीज भी होती है जो कल हम शो करेंगे, वो इंटरेस्ट पेएबल होता है। वो इंटरेस्ट पेएबल करंट लाइबिलिटीज में नजर आता है। वो तब नजर आता है जब एडवांस का सवाल होगा। अभी आज एरियर का सवाल है, तो इंटरेस्ट पेएबल अगर मैं इधर लिखूंगा कल, तो फिलहाल इंटरेस्ट पेएबल 000 लिखा जा सकता है क्योंकि इंटरेस्ट पेएबल है ही नहीं। तो लेसी के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है? क्योंकि एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डेप्रिसिएशन, पैसे फौरन नहीं दे रहे इसलिए उनका इंटरेस्ट। और लेसी की बैलेंस शीट में एसेट इसलिए शो होता है कि उसने एसेट ले लिया है, और लायबिलिटी इसलिए शो होती है कि उसने एसेट के पैसे नहीं दिए। हैन ले एग्स ही आजकल, हैन ले एग्स। तो लीज ऑब्लिगेशन ले इंटरेस्ट। ऑब्लिगेशन है ना, पे नहीं करे तो क्या 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 इससे पैदा होगा? इंटरेस्ट। और एसेट गिव्स, एसेट लेस डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस शीट में लीज ऑब्लिगेशन पड़ी हुई है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पैदा हो रहा है? इंटरेस्ट। और बैलेंस शीट के अंदर एसेट पड़ा हुआ है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पैदा हो रहा है? डेप्रिसिएशन पैदा हो रही है। अब शायद याद रहेगा आपको। ओके डेप्रिसिएशन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं आज कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। इट्स ओवर। कैसी थी लेसी की अकाउंटिंग? हो जाएगी माशाल्लाह। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है, जो अगला पड़ा होगा वो करंट, और उससे जो आगे पड़ा होगा वो नॉन करंट। लीज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू करने? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट की जगह एंट्री क्या करनी है? राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ओके
डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है? डिप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ लेसी, लेसी की बुक्स में डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके ऊपर बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक एसेट है, इधर अटेंटिव रहिएगा। एक एसेट है, उसकी लीज टर्म है 4 years और इसकी यूजफुल लाइफ है 6 years। हम बैंक के पास गए, हमने बैंक को कहा कि ये जो है वो हमें मशीन अरेंज करा दो। बैंक ने कहा ठीक है, इस मशीन की उम्र 6 साल है, तो मैं मशीन के सप्लायर से कहता हूँ मशीन मुझे दे दे, मैं आपको ये मशीन देता हूँ 6 साल के लिए। हमने कहा हमें 6 साल की ज़रूरत नहीं, 4 साल के बाद हम अपना मॉडल बदलने लगे हैं चीज़ का, तो हमें सिर्फ 4 साल के लिए ज़रूरत है बस। तो वो चीज़ जिसकी लाइफ 6 साल थी, हमने बैंक से कितने अरसे के लिए किराए पे ले ली? 4 साल के लिए। ओके, और चौथे साल के एंड पे क्या होगा? ओनरशिप विल नॉट, मैं पढ़ा रहा हूं ना, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज। एंड ऑफ लीज का मतलब है 4th ईयर का एंड। एंड ऑफ लीज का क्या मतलब है? 4th ईयर के अंदर लीज की मुद्दत तो खत्म होगी। और मुआहिदे में क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? ओनरशिप लीज टर्म के एंड पे ट्रांसफर नहीं होनी। ओके, एग्जाम्पल 2, लीज टर्म 8 साल, यूजफुल लाइफ 10 साल। अच्छा, एक चीज है जिसकी उम्र कितनी है? 10 साल। हमने जाके किराए पे कितने साल के लिए ली? 8 साल के लिए। हमने बैंक से मुआहिदा लिखा, उस मुआहिदे के अंदर हमने लिखवाया 8वें साल के एंड पे क्या बनेगा? बैंक ने कहा भाई जिस चीज को तुमने 8 साल इस्तेमाल की है वो ऑलरेडी बूढ़ी हो गई है तो ये बुढ़ापे के 2 साल है, 9वां और 10वां साल। तो उस वक्त तुम थोड़े से पैसे देके या मुफ्त में, चलो जो भी एग्रीमेंट हो, तुम थोड़े से पैसे देके या मुफ्त में, आमतौर पे थोड़े से पैसे बैंक मांगता है, तो 8वें साल के एंड पे थोड़े से पैसे देके खरीद लेना और 9वें 10वें साल किराया पे ना करना, बस ये चीज़ तुम्हारी है। या चलो तुम मेरे पुराने कस्टमर हो, 8वें साल के एंड पे चीज़ मैं तुम्हें दे ही दूंगा, 9वें 10वें साल भी तुम इंजॉय करना आप बताएं लेसी 8 साल क्या पे करेगा? किराया। और 8वें साल के एंड पे या मुफ्त में उस चीज को ले लेगा और 2 साल इस्तेमाल करेगा, या हो सकता है लेसर थोड़े से पैसे लेके बेच दे आपको तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज। ओनरशिप ट्रांसफर होगी एट एंड ऑफ लीज। जब लीज एंड हो जाएगी तो ओनरशिप इसको ट्रांसफर हो जाएगी। या स्लैश एट एंड ऑफ लीज लेसी has purchase option. At end of lease, lessee has purchase option at a price lower than fair value. या तो 8वें साल के एंड पे लेसर कहेगा ये चीज मुफ्त में ले लो या लेसर कहेगा मार्केट में ये चीज इस वक्त 50,000 की है, तुम्हें 30,000 की देता हूं, मार्केट में चीज 60,000 की है, तुम्हें 50,000 की देता हूं, बड़ी सस्ती प्राइस पे आपको दे देगा। तो 8वें साल के एंड पे जब चीज बूढ़ी हो गई होगी
तो उससे एट द एंड ऑफ लीज लेसी हैज द परचेज ऑप्शन, लेसी के पास परचेज करने की ऑप्शन है, और वो परचेज करने की ऑप्शन इतनी अच्छी है कि उसकी प्राइस क्या होगी, लोअर देन फेयर वैल्यू। एक सूरत ये हो सकती है। ओके, एग्जांपल 3। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि यहां से वाज़े पता चल रहा है कि ये लाइट ऑफ है। अच्छा, यहां से वाज़े पता चल रहा है कि ओनरशिप क्या हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रही। और यहां से क्या वाज़े पता चल रहा है, यहां से वाज़े तो पता नहीं चल रहा, बट कई दफा नीला काले पे हावी हो जाता है। वो इतना खूबसूरत लिखा हुआ है उसने कि तुम्हें मैं चीज किस पे दे दूंगा तो ज्यादा चांस है कि हम इसको क्या पसंद करेंगे, खरीदना पसंद करेंगे, और 9वें 10वें साल भी हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इस सूरत में हम कितने साल इस्तेमाल करेंगे, आखिरी 2 साल किसको वापस कर देंगे, बैंक को, बैंक को आखिरी 2 साल वापस कर देंगे, क्योंकि ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज। इसमें हम कितने साल इस्तेमाल करेंगे, 8 साल किराया देके इस्तेमाल करेंगे, फिर अगले 2 साल या मुफ्त में मिल जाएगी या बाजार से कम पैसों में भी मिल सकती है। ये ऑप्शन है हमारे पास, सवाल में लिखो, दोनों बातें लिखी हो सकती हैं, दोनों की ट्रीटमेंट सेम होगी। और तीसरा किस्म का सवाल ये आ सकता है, एग्जाम्पल 3। lease term 7 years and useful life 9 years। ओके, बस ये सवाल था। अब ऐसा सवाल आया तो हमने इसको खंगाला, ऊपर नीचे दाएं बाएं करके देखा, तो इस सवाल में से कुछ भी नहीं निकला, तो ये सवाल खामोश है। अब इसमें पता नहीं चल रहा कि 7वें साल के एंड पे क्या बनना है, 7वें साल के एंड पे क्या बनना है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि हम इसमें क्या अजम्पशन लेना बेहतर है कि 7वें साल के एंड पे लेसर उसको दे देगा बाकी 2 साल के लिए, बैंक उसको दे देगा, या 7वें साल के एंड पे वापस करनी पड़ेगी चीज़, वापस करनी पड़ेगी चीज़, देने वाली बात एज्यूम नहीं करनी, वापस करनी पड़ेगी चीज़ अमानत है, 7 साल का एग्रीमेंट हुआ हुआ है, किराया पे करेंगे और 7वें साल के एंड पे उसको वापस कर देंगे। इस सिनेरियो को कहेंगे साइलेंट। तो अब इनको डील कैसे करना है पेपर में, depreciation in the books of lessee, ownership is expected या ownership will, ownership is expected या ownership will transfer to lessee। Ownership is not expected या will not, is not expected, ownership is not expected to, ownership is not expected to transfer to lessee। विल भी कर सकते हैं, आसान कर लें, ओनरशिप विल नॉट, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी। और क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अच्छा जी, अब आप जरा अटेंटिव रहें। ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी, ओनरशिप ट्रांसफर, अब देखें लॉजिक, ओ भाई सीए कर, लेट्स, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी, लेसी को ओनरशिप मिल जाएगी। अब क्या करे लेसी, फिर डेप्रिशिएट कैसे करे, डेप्रिशिएट ओवर, सोचे, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी, उसे पता है मुझे 8वें साल के एंड पे चीज मिल जानी है, कैसे डेप्रिशिएट करें, क्यों 8 साल पे क्यों ना डेप्रिशिएट करे, क्योंकि उसे अभी से पता है कि मुझे अगले 2 साल के लिए भी चीज मिल जानी है। तो किराया तो 8 साल पे करेंगे, लेकिन इस्तेमाल कितने साल करेंगे, 8वें साल के एंड पे या मुफ्त में मिल जाएगी या थोड़े से
पैसे देके मिल जाएगी। ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज। लीज कब एंड होनी है? 8वें साल के एंड पे। उसके बाद क्या बनेगा? 2 साल। हमें ये चीज, जब हमें ये चीज मिल जाएगी तो फिर हम पहले दिन से पता है कि ये चीज हमें मिलनी है। क्यों? एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ये एग्रीमेंट पहले दिन बन जाता है। एग्रीमेंट में लिखा है, जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ चीज हमें मिल जानी है तो फिर ये हमारी है। जब हमारी है तो इसको 8 साल पर डेप्रिशिएट करें, 10 साल पर डेप्रिशिएट करें, तो डेप्रिशिएट ओवर नहीं, ओवर 10 ईयर्स नहीं, रूल पूछ रहा हूं। डेप्रिशिएट ओवर यूजफुल लाइफ। इसको किस पे डेप्रिशिएट करना है? यूजफुल लाइफ पे। ओके। ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी। इधर देखिए, किराए पे कितने साल के लिए ली और लाइफ कितनी है? ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी। लेसी को ओनरशिप नहीं मिलनी, लेसी को ओनरशिप नहीं मिलनी चौथे साल के एंड पे। अगले 2 साल फारिग बस। लेसी सिर्फ कितने साल इस्तेमाल कर सकता है? 4 साल। तो कैसे डेप्रिशिएट करें? रूल कैसे डेप्रिशिएट करें? डेप्रिशिएट ओवर, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, डेप्रिशिएट ओवर लीज टर्म, बट रूल थोड़ा सा यहाँ है डिफरेंट सा। डेप्रिशिएट ओवर शॉर्टर ऑफ, डेप्रिशिएट ओवर शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। इसकी भी लॉजिक अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ रूल थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ शॉर्टर देखना पड़ेगा। लीज टर्म पे नहीं करना डेप्रिशिएट, शॉर्टर पे करना है। हो सकता है शॉर्टर लीज टर्म ही हो। रूल लिख लें, फिर इन एग्जांपल्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। रूल लिख लें, फिर इन 3 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। यू हैव 3 मिनट्स। भाई उनको कहिएगा पहले मुझे कॉपी दिखा दें, कॉपी करने से पहले। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
एक पे क्यों नहीं आ रहा? फिर भी नहीं आएगा। चलो ठीक है, फिर मजबूरी है। ठीक है, करा दो। रिक्वायरमेंट बदल दी, दिखा दो। जी भाई, तीनों सवालों में बता दें कितने सालों में डेप्रिशिएट करना है। सबके लिए करा लो कॉपीज। ओके जी, solution example 1, example 2, example 3। जी भाई, पहला सवाल देखें, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी। ये तो बड़ा लॉजिकल सा है वैसे। लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी। अगर लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो अब फिर बताएं लेसी ने इस्तेमाल कितना अर्सा करना है? 4 साल। लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल बात है कि डेप्रिशिएट करने शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। ओके जी भाई, लीज टर्म 4 साल, लाइफ 6 साल। तो इसमें हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि हमने डेप्रिशिएट किस पे करना है? 4 years पे। डेप्रिशिएट किस पे करना है? 4 years पे। इट इज आवर कंक्लूजन। लीज टर्म फॉर लाइफ, ये शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और लाइफ। तो कंक्लूजन क्या निकला? 4 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे क्योंकि शॉर्टर ये है। ओके, एग्जाम्पल 2, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज। ओनरशिप विल ट्रांसफर हो जाएगी। ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज। 8वें साल के एंड पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो 9वें साल भी कौन इस्तेमाल करेगा? लेसी। 10वें साल भी कौन इस्तेमाल करेगा? लेसी। या वो खरीद सकता है बाजार से कम पैसों पे, तो फिर 9वें 10वें साल वही इस्तेमाल करेगा। जब 9वें 10वें साल भी वही इस्तेमाल करेगा तो फिर टोटल लाइफ ही वो एंजॉय कर रहा है। तो फिर पहले दिन से ही डेप्रिशिएट कैसे करें? यूजफुल लाइफ पे। तो इसमें कितने साल आ गए? 10 years। इसमें शॉर्टर का चक्कर ही नहीं, इसमें 10 साल पे डेप्रिशिएट करें। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि ये क्या है? यूजफुल लाइफ। जी इधर क्वेश्चन इज, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो क्या करना है? डेप्रिशिएट ओवर शॉर्टर ऑफ व्हाट? देखें ना, ये इसी जैसा सिनेरियो बन रहा है। ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, इसमें हम यही अज्यूम करेंगे ओनरशिप उसे ट्रांसफर नहीं होगी। तो अब फेस ऑफ इट पे क्या लग रहा है कि हमने कितने साल इस्तेमाल करना है? 7। ठीक है, अब सवाल में लिखा ही नहीं हुआ 7वें साल के एंड पे क्या बनेगा। तो माना कि इस जगह पे कुछ नहीं लिखा हुआ, बट क्या एज्यूम किया जाएगा कि 7वें साल के एंड पे उसको ओनरशिप, अगर 7वें साल के एंड पे उसको ओनरशिप नहीं मिलेगी तो फिर ये वाला सिनेरियो बना, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। साइलेंट इससे मिलती जुलती बात लगती है। ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी। अगर ट्रांसफर नहीं होनी तो फिर रूल क्या है? बोले इधर शॉर्टर ऑफ का रूल लगाएंगे। शॉर्टर ऑफ 7 और 9। सो कंक्लूजन कितने सालों पे डेप्रिशिएट करेंगे? डेप्रिशिएट ओवर 7 years।
शॉर्टर की वजह आप कल डिस्कस करेंगे। अच्छा ये बात दोबारा बता दें जरा फाइनली, सिंपल सी बात, अगर ओनरशिप मिल जानी है, मैं आपने कंक्लूजन अपना बताना है। मिसाल के तौर पे एक एसेट है, उसकी उम्र 12 साल है और लीज टर्म 10 साल है, लेकिन 10वें साल के एंड पे ओनरशिप मिल जानी है आखिरी 2 साल के लिए, तो कितने साल पे डेप्रिशिएट करेंगे? 12 साल पे। लेकिन अगर सवाल करें ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं होनी, मिलनी नहीं इसे, फिर किस पे ट्रांसफर करेंगे? शॉर्टर के ऊपर। और अगर सवाल कुछ भी नहीं कह रहा तो भी क्या एज्यूम करेंगे? ओनरशिप ट्रांसफर, फिर भी किस पे डेप्रिशिएट करेंगे? शॉर्टर के ऊपर। मान दें भाई ये